चलिए, we'll start with understanding of graphs. So basically, graph is about plotting equations, right? Graph is all about plotting equations. Now this is the line which is parallel to the ground, is known as x-axis, and the line perpendicular to x-axis is known as, so this becomes origin, this becomes 1, 2, 3, 4, 5, this becomes 1, this becomes 2, this becomes 3, this becomes 4, this becomes -1, this becomes -2, this becomes -3. ठीक है? ठीक है, so this point is 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 ऐसे चलेगा. So if you take these points, if you connect these points, तो ये क्या मेरा point है 1 1, ये क्या है x की वैल्यू, ये 2 1, ये क्या है 3 1, ये क्या है 4 1. आप देखिए इस पे y का जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 1 आ रहा है, और x एक्सिस पे ये है 1 0 2 0 3 0 4 0. तो x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो जो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है वो क्या होती है, y is equal to 0. और एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y is equal to k is nothing but a line which is parallel to x axis. If it is a positive value, then it is above this. If it is a negative value, then it is on the negative side. मान लो मैंने कहा y is equal to -5, तो y is equal to -5 नीचे, समझ में आ रही बात? तो y is equal to -5 नीचे आ जाएगा. उसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे तो ये बनेगा 0 1 0 2 0 3 0 4. तो ये मेरा क्या बनेगा, y एक्सिस. ऑन y एक्सिस x is equal to 0. On y axis x is equal to 0. That means any line which is parallel to, let us say, y axis, since it is 5 units from y axis, the equation of this line would be x is equal to 5. Let's say you are passing a line from -3 parallel to y axis. The equation is x is equal to -3. So x is equal to k is a line which is parallel to y axis, and y is equal to k is a line which is parallel to x axis. So I mean, this is the simplest graph that you can get, right? Similarly, we have already seen graphs of linear equations and how do we plot that. So let us say I have a line y is equal to x. So how does this line behave? Y is equal to x. This line behaves something like this, right? Now if you take y is equal to 2x or y is equal to 3x, so the line will lean towards x axis or y axis. Let us say x is equal to 1, y is equal to 1. If I take x is equal to 2, y is equal to 4, तो ये 2 x is equal to y is equal to 4, तो ग्राफ मेरा कैसे बन जाएगा, it will lean towards y axis. मान लो x को मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू 2 थी, ठीक है, मतलब यहाँ ये x1 y1 है, x2 y2 है, लेकिन x की वैल्यू 2 पुट करते ही y की वैल्यू 4 हो रही है, यानी ऊपर जा रही है. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? सो द ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स y एक्सिस. वैसे ही मान लेते हैं मेरे पास इक्वेशन होती y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, तो मेरा ग्राफ किधर मूव करता, टुवर्ड्स x एक्सिस. समझ में आ रहा है? तो ये y इज इक्वल टू हाफ x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है. यानी ये बेसिकली टिल्टिंग दिखा रहा है, कैसे टिल्ट करेगा. ठीक, अगर मैंने बोला जैसे y में हमने मल्टीप्लाई किया, मान लो मैंने कहा y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो मान लेते हैं ये मेरे पास लाइन है, y इज इक्वल टू x का मेरा ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो जब x की वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू 2 होगी, तो ये वाला जो लाइन बनेगा वो कैसे बनेगा,
लाइन शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? ऊपर की तरफ, ये पैरेलल लाइन शिफ्ट हो जाएगी ये। तो ये मेरा y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, अगर ये मेरी लाइन y इज इक्वल टू एक्स है। तो अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो जब x की वैल्यू 2 होगी तब y की वैल्यू 0 होगी, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, है ना। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये इक्वेशन है मेरी y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। यानी कि इसी ग्राफ में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे जा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे जा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से बड़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y एक्सिस की तरफ झुक रहा है, 1 से कम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x एक्सिस की तरफ झुक रहा है। कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? These are just like लीनियर इक्वेशंस या लीनियर लाइंस हम जिसकी बात कर रहे हैं, उनका ग्राफ की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। और जब हम सॉल्व करते हैं ऑब्वियसली वो तो हमें पता ही है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x और y पॉइंट लेके हम एक ग्राफ बना लेते हैं विच विल आइदर कट x एक्सिस और नॉट कट, इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन। ठीक है, देन लेट अस से let's say we know the graph of, let's say, y is equal to x, right? So when you say y is equal to x, so let us say this is my we are already seen that this is y is equal to x. Now let us say I say y is equal to mod of x. That means when x is equal to -1, so y is equal to -1 मान लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है x -1 y -1 इस वाले केस में। लेकिन अगर मॉड हमने लगा दिया तो ये ग्राफ जो है वो क्या करेगा, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है ये ग्राफ कैसे बन जाएगा? ये वाला जो नया, ये वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये बन जाएगा y इज इक्वल टू मॉड x। आ रही बात समझ में? तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है मान लेते हैं। उसी तरीके से मान लेते हैं मैंने ले लिया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 मान लेते हैं मैंने ले लिया। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, तो ग्राफ कहाँ मूव करेगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ मान लो 2 यूनिट्स है, एक यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 है। ऐसे ही मान लेते हैं मेरे पास ग्राफ आ जाता y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, तो कहाँ शिफ्ट हो जाता? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता, क्योंकि जब x की वैल्यू 2 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -2 होगी, इस टाइप से। ये मेरा ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं मेरे पास ये ग्राफ की बजाय ये हो जाता मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू, अब जो, या प्लस 2 कर लेते हैं मान लेते हैं। पहले मॉड के बाहर प्लस था, लेकिन अगर फंक्शन के अंदर प्लस लग गया तो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड। जब x की वैल्यू -2 होगी तब y 0 होगा, तो ये मान लो 2 यूनिट्स इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। अगर मुझे चाहिए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, तो जब x की वैल्यू 2 होगी तब ये 0 पे आएगा, तो उसका ग्राफ कुछ तो कुछ तो ठीक। तो ये वाला मेरा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। समझ में आ रहा है या इसमें घिचड़ पिचड़ हो गई है? मतलब ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ऊपर की मूवमेंट हुई है, नीचे की मूवमेंट हुई है, राइट की मूवमेंट हुई है और लेफ्ट की मूवमेंट हुई है। वो इस तरीके से मूवमेंट चलती है किसकी? मॉड की। ठीक है, जो चीज लीनियर मैं इक्वेशन में बता रहा हूं, मैं उसको मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको समझाना चाहूं, तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है? पैराबोलिक फंक्शन बनेगा। ये पता है ऐसे बनेगा? बना के दिखाऊं? हाँ बेटा पीछे बताओ, समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा? मान लेते हैं x और y का ग्राफ बनाना है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -3, 9 मान लेते हैं पॉइंट से।
0 0 यहाँ आएगा, x1 y1 यहाँ आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, यहाँ पे -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, 1 2 3 4 ऊपर की तरफ आ गया, समझ में आ रहा है? इसकी 3 तो इसका मतलब 9 एकदम ऊपर चला जाएगा। जब x की वैल्यू माइनस ली तो ये 1 आ गया, x की वैल्यू -2 लिए तो 4 आ गया, इसके सामने आ जाएगा, ध्यान आ रहा है? ऐसे ही जब x की वैल्यू -3 लेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो ये पैराबोलिक फंक्शन है, ये y = x² का ग्राफ है, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने कहा y = x² + 2, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू 2 होगी, तो ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा? इसके पैरेलल ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो गया? y = x² + 2। मान लो मैंने कहा y = x² - 2, तो जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू -2 होगी, तो ये -2 पे चला गया, यानी कि ये -2 है, और यहाँ पे ये +2 है, ये यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है? मान लेते हैं मैंने कहा y = x - 2 का होल स्क्वायर, जब x की वैल्यू 2 होगी तब y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, यानी कि ये ग्राफ कुछ यहाँ चलेगा, समझ में आ रहा है? ये वाला ग्राफ यहाँ चलेगा, किसका ग्राफ है? y = x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब मान लेते हैं मैंने लिखा y = x + 2 का होल स्क्वायर, तो जब x की वैल्यू -2 होगी तब y की वैल्यू 0 होगी, तो ये वाला ग्राफ ऐसे चलेगा। ये कौन सा ग्राफ है? y = x + 2 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो इस ये क्या है? पैराबोलिक फंक्शन, या तो ऊपर या नीचे या राइट या लेफ्ट, इस तरह से मूवमेंट चल रही है इसकी, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर मान लेते हैं हम इसमें ले लेते हैं, ये वाला ग्रीन वाला ग्राफ ले लेते हैं, मान लेते हैं ग्रीन वाला ग्राफ क्या है? ग्रीन वाला हमारा y = x² - 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास y = x² - 2, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -2 होगी, यानी कि मेरा जो ग्राफ है वो ऐसे बन रहा है, ये ठीक है। y = मान लो मैंने इसको चेंज किया तो y = mod of x² - 2, मैंने मॉड लगा दिया, तो मॉड का मतलब क्या होता है? x y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, नीचे की तरफ y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये ग्राफ कहाँ मूव करेगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये ग्राफ जैसे नीचे नजर आ रहा है वैसे नजर आएगा। तो इसका जो पूरा ग्राफ नजर आएगा वो ये नजर आएगा, ऐसे और ऐसे, समझ में आ रहा है? ये पूरा ग्राफ इसका है। नीचे वाली वैल्यू क्या करेगी? ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मॉड में यही तो किया था, यहाँ पे जब ये लाइन नीचे आ रही थी तो रिफ्लेक्ट करके ऊपर नहीं चली गई, ये देखो ये हाँ, ये पेंसिल वाला है ना, देखो मान लो पहले ये सीधा नीचे जा रहा है, रेड कलर में मैंने इसको ऊपर रिफ्लेक्ट करा दिया था, है ना। तो जो नीचे की तरफ जाता है वो ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो मान लेते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ ये बनेगा, ये मॉड में आ गया। जो चीज हमने अगर ग्राफ नीचे आया है तो ही मॉड लगाएंगे, बाकी में मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज y = x² + 2 में मॉड लगा के करोगे क्या? क्योंकि x² भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इसका मैंने ये ग्राफ बना दिया होता y = -(x²-2), समझ में आ रहा है ग्राफ? तो क्या होता है, जो ग्रीन वाला नजर आ रहा है वो क्या हो जाता? रेड हो जाता, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे, जो चीज ऊपर है वो नीचे आ जाती। जैसे कि मान लो y = x है, तो मेरा ग्राफ कैसे चल रहा है? अगर मैं बोल दूं y = -x है तो क्या हो जाएगा? जो ऊपर वाला रिफ्लेक्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो ऐसे नजर आएगा, और ये वाला जो पोर्शन है वो कैसे नजर आएगा? वो ऐसे नजर आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये अगर मैं इसको बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? y = -x, क्योंकि जब x = 1 करेंगे y -1 x2 y -2, x = -1 तो y की वैल्यू +1 ऊपर की तरफ, समझ में आ रहा है? नीचे वाली चीज माइनस करते ऊपर चली जाएगी, ये बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग है। या फिर एक और देख लेते हैं,
मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मेरा ग्राफ, मैंने कहा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ग्राफ कहाँ बनेगा? इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी, ऐसे ये पॉइंट है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? फंक्शन में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, 4 चीजें हो गई। ओवरऑल फंक्शन में मॉड लगाना है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ओवरऑल फंक्शन में माइनस लगाना है तो ऊपर वाली चीज नीचे दिखेगी, नीचे वाली चीज ऊपर नजर आएगी। ठीक है, वैसे ही अब हम इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेरे पास जो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। ठीक है, हमने तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में मेरे पास हमने ये किया था। मान लो मैंने कहा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया, तो जैसे ही x की वैल्यू बढ़ेगी y का रिजल्ट ज्यादा आएगा। मतलब x की वैल्यू मान लो ये थी तो ये थी, जब x की वैल्यू 1 की है तो डबल हो गया, ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, y एक्सिस के पास मूवमेंट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मान लो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर होता, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 ऊपर आ जाएगी, x की वैल्यू और ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं मेरे पास इक्वेशन जाती है y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे चौड़ा हो जाता। मान ले कहा मैंने y इज इक्वल टू 1/3x स्क्वायर, तो ये और चौड़ा हो जाता है, 0 से पास करता है ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी इक्वेशंस बनेंगी। तो ये रेड वाली मेरी क्या है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये क्या है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये क्या है y इज इक्वल टू x स्क्वायर, और ये वाली क्या है y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर, ये वाली क्या है y इज इक्वल टू 1/3x स्क्वायर। इस तरीके से ये चलेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन इस तरीके से होगा। इसके बाद इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो जैसे हमने कल देखा था y इज इक्वल टू साइन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है? हमारा ग्राफ जब हम इसका डोमेन और रेंज कर रहे थे तो ये मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1 एंड -1। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके, अब मान लेते हैं मैंने कहा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x होगा क्या, जो वैल्यू मान लो 0 होता तो 0 होता, साइन 90 ये बनता है इस पॉइंट पे, ये π/2 है मान लेते हैं, ये 0 है, ये वाली वैल्यू 3π/2 है और ये वाली वैल्यू 2π, ऐसे ही चलेगा। ये वाली मेरी -π/2 है, -3π/2 है। जब हमने x की वैल्यू पाई डाल दी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू, मतलब π/2 डाल दी, आप π/45 डालते हैं, मान लो 45 डालते तो y की वैल्यू sin 90 आ जाएगी। यानी कि जो वैल्यू ये 45 पे, ये 45 है मान लो, यानी π/4 है, तो π/4 पे ये पीक दे देगा मेरे को। जब x की वैल्यू π/4 होगी तो 2 इंटू π/4 π90। इसका मतलब ये क्या होगा, ये मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा, इस पे 0 जाएगा, इस पे 1 जाएगा और यहां आ जाएगा। आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं जो काम
आधे लोब में था, ये गलती कर दी मैंने, मतलब गलती तो नहीं लेकिन हाँ वो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए 90 पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इस पे ये -1 हो जाएगा, इस पे ऐसे आ जाएगा। मतलब ये मेरा एक हाफ लोब है, इस हाफ लोब में इसमें 2 लोब आ गए, जो काम पहले हाफ में हुआ था वो डबल हो गया, क्यों? क्योंकि यहां मैंने 2x कर दिया। आ रही बात समझ में? उसी तरीके से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे ये पीक आ गया, यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे पीक आ गया, यहाँ पे ऐसे, यानी कि एक साइकिल में 2 साइकिल चलेंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक साइकिल में 1 साइकिल एंड 2 साइकिल चलेगी। समझ में आ रहा है? अगर ये y = 3x होता, इसका क्या मतलब होता? एक साइकिल में 3 साइकिल चलेगी, यानी कि 3 साइकिल में एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये तो 2 साइकिल हुआ। 3 साइकिल का मतलब होता है एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर एक बार, ये पूरा हो गया? ज्यादा हो गया? अप डाउन अप डाउन अप डाउन, नीचे आएगा थोड़ा सा, ये 3 अप वाले और 3 डाउन वाले। 4x होता तो 4 बार हो जाता। समझ में आ रही बात? अगर यही y = ½ x होता तो क्या होता? इसका पूरा एक ये लोब है और ये 2 लोब है, ये क्या करता? 2 में सिर्फ एक पूरा करता। समझ में आ रहा है? ये ज्यादा नीचे चला गया, क्योंकि ये जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो तो हमारी सेम ही रहेगी ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका मतलब ये होता है। हाँ जी बोलो जी। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा फिर? क्वेश्चन जो भी आएगा, लेकिन हमें ग्राफ का पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो ये आएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ y = mod of x + 2, ये आएगा। ओके ओके, कैसे ग्राफ में बताना इसका ग्राफ है? बना के एरिया निकालना पड़ेगा ना, इसका ग्राफ बनेगा, एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। इसका ग्राफ तो आपने बता दिया था, वो तो आप अब समझ बस आ फिर वो गया ग्राफ बना के एरिया बनाना है, इस टाइप का था। क्वेश्चन बनता है। ओके, समझ में आ रहा है? साइन एक्स, जो काम मैं साइन एक्स के लिए कह रहा हूं वही काम कॉस एक्स टैन एक्स के लिए भी वैलिड है। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया फंक्शन के अंदर मल्टीप्लीकेशन। किसमें हो गया मल्टीप्लीकेशन? फंक्शन के अंदर, यानी एक्स के अंदर। दूसरी मल्टीप्लीकेशन होती है कि ओवरऑल अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। मान लेते हैं मान लेते हैं ये मेरा इस टाइप से, ठीक है। मान लेते हैं y = sin x है। मैंने कहा y = 2 sin x, तो अब क्या होगा? y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अभी मान लेते हैं ये 1 है और ये -1 है, तो जो मेरा इक्वेशन बनेगा वो ये मान लेते हैं -2। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो मैक्सिमम 2 तक जाएगी, मिनिमम -2। आ रही बात समझ में? अगर मेरी फॉर्मूला था y = 3 sin x, तो क्या बन जाता? मैक्सिमम वैल्यू जाती 3 तक और मिनिमम वैल्यू जाती -3 तक। बोलो ठीक है।
ये हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसका ग्राफ। ये क्या होता है? ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको फ्लोर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या है? मान लो ये मेरा x है, ये मेरा y है। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू। यानी कि मान लो मैंने 0 ले लिया तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी क्योंकि सेम है। मान लो मैंने ले लिया 0.5। अब मुझे क्या चाहिए? y क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू। तो 0.5 से बड़े इंटीजर्स कौन से होंगे? 1 2 3 ये सारे होंगे। लेकिन अच्छा, ये मैं लीस्ट इंटीजर बता दिया मैंने, चलो कोई नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लेते। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू। तो इससे, इस वैल्यू से हमें, तो इसको ना फ्लोर फंक्शन, इसको सीलिंग फंक्शन बोलेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ना वो सीलिंग फंक्शन होता है और ये ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है। For any greatest integer function is less than or equal to the given value is also known as floor function। हाँ ठीक बता रहा हूँ। It is denoted as the least integer greater than the greatest integer less than or equal to, okay। Now let us say we take 0.5। तो हमें सबसे बड़ा इंटीजर चाहिए जो इससे छोटा हो। तो 0.5 से छोटा इंटीजर कौन कौन सा होगा? 0.5 से छोटा इंटीजर 0। मान लेते हैं 0.6 लेते तो इसका क्या आंसर आएगा? 0। 0.7, 0.9999 और 1 लेते तो 1। लेस देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू है। मान लेते मैंने लिया 1.2 तो क्या आंसर आता? 1। 1.3, 1.89, 1, 1.999, 1। 2 की वैल्यू आती 2, 2.1 की वैल्यू आती 2, कहां तक आती? 2.999 तक। फिर 3 की वैल्यू आती 3। अच्छा, मान लेते मैंने लिखा -0.5 तो क्या बनता? -1। -0.4 बनता तो भी -1। -0.9 बनता तो -1। -1 होता तो माइनस। ये समझ में आ रही बात? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यही बात है। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0.5 लिया, 0.1 लेता तो भी इसका आंसर क्या आता? 0 ही आता। यानी x की वैल्यू ये लिया तो भी यहाँ पे आएगा, 2 लिया तो भी यहाँ, यहाँ चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा ये पॉइंट? ये मान लो ये चलता जाएगा 0.00 ऑलमोस्ट इनफाइनेटली। क्या 1 पे जाके ये पॉइंट रहेगा? जैसे ही हमारा डेटा 1 पे पहुंचा, ये वाला पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया? 1। ये 1 है मान लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। तो जैसे ही x 1 पे पहुंचा, ये कहां पहुंच गया? 1 पे। अगर 1.1 होता तो क्या होता? तो भी 1 होता।
1.2 होता तो भी 1, 1.3, 1 कहां तक होता 999 तक। जैसे इसकी वैल्यू 2 पहुंचती, 2 इसका सर्कल का मतलब 2 इस पे इन्वॉल्व नहीं है, जैसे इसकी वैल्यू 2 पहुंचती तो ये कहां पहुंच जाता 2 पे। 2.1 फिर चलता रहता कहां तक जाता 3, फिर ये कहां जाता यहां पे आ जाता, फिर ऐसे चलता था 4। समझ में आ रहा है ये? अच्छा, अगर x की वैल्यू अपन -0.5 लेते तो मेरा आंसर क्या आता? यानी जैसे यहां पे आए, मेरा पॉइंट यहां पे शुरू हो गया, 0 तो इसमें इन्वॉल्व है, मान लो मैंने 0 तो यहां पे आ गया है ना, 0 वाला पॉइंट तो इंक्लूड हो गया यहाँ पे, तो यहां से लेके कहां तक चलेगा ये -1 तक। -1 इंक्लूडिंग है, यस -1 इंक्लूडिंग है, ये यहां से ऐसे चलेगा। जैसे ही 1.5 आया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, तो ये चलते 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 यहां आ जाएगा, ये होता है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये चलते चलते यहां आ जाएगा, ऐसे होता है। ये समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हाँ जी बोलो। सर -0.5 पे -1 होएगा या 0 होएगा? -1 हमें लेस चाहिए ना, उस वैल्यू से लेस होनी चाहिए। हाँ, ओके सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू। तो ये मेरा फ्लोर फंक्शन है। किसका ग्राफ है? फ्लोर फंक्शन का। ध्यान रखना किताब में सीलिंग फंक्शन दिया हुआ है, गलत है सीलिंग वो, फंक्शन एक करेक्ट स्टेप करना ऊपर है। चला जाएगा। ठीक है सर। क्या चीज? ये फ्लोर फंक्शन है। ठीक है सर। नहीं नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू फ्लोर फंक्शन है ना। ग्रेट सही लिखा हुआ है पहले मैंने, मतलब बिल्कुल सही, फिर बीच में वो वैल्यू मैंने गलत लिख दी थी बस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू, तो इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। और ये जो ग्राफ है फ्लोर फंक्शन का ग्राफ है। इसमें जो ग्राफ दिया है वो सीलिंग फंक्शन है, उसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे ही कहोगे तो मैं बना देता हूं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये क्या है मेरा? ये लीस्ट इंटीजर है ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू। हाँ, ये सीलिंग फंक्शन है। ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ ये होता है, ये सीलिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं x है, ये y है, तो x 0 तो y 0, x की वैल्यू 0.2, तो मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू 1, 0.8 1, 0.99999 1, इसकी वैल्यू 1, ओवरऑल इसकी वैल्यू 1, 1.2, तो इसका आंसर क्या बनेगा 2, 1.3 2, 1.99992, और इसकी वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू भी 2। मान लेते -0.5 बनेगा तो इस केस में 0, -0.999 बनेगा तो 0, -1 बनेगा तो -1, -1.5 बनेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -1। -1 से कम कौन सा होता है? -1.5 से छोटी वैल्यू -1 होती है। हाँ तो सॉरी 2 हो जाएगा ना। फिर हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू, तो हमें इससे लेस चाहिए। सॉरी कुछ तो गलत कर दिया मैंने, -0.5 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, नहीं लीस्ट इंटीजर कर रहे हैं ना, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू। हाँ तो ग्रेटर वैल्यू होगी तो ग्रेटर वैल्यू -1 ही आएगी। ठीक है, -1, तो -1.999 इससे बड़ा चाहिए, ये हो जाएगा तो -2 की वैल्यू -2 आ जाएगी। -2.5 लेंगे तो -2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे,
मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ -1 है, -2 है, x की वैल्यू 0, तो ये 0 इंक्लूडिंग, हमें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए ना, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू से बड़ी वैल्यू चाहिए। 0.5 लेंगे x की वैल्यू, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 1.5, 0.6, 1 तक चलती जाएगी, यानी 1 इंक्लूडिंग है, ये एक्सक्लूडिंग है, ये ग्राफ बनेगा। 1.2 जैसे x की वैल्यू 1.2, y की वैल्यू 2 पे पहुंच जाएगी, ये 1 है, ये 2, क्योंकि हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए। इसको एक्सक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे 2 तक, फिर इसको एक्सक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे 3 तक, ऐसे चलेगा। और जैसे ही -0.5 आया तो 0 रहेगा, -0.7 आया 0, कहां तक 0 रहेगा, -1 तक 0 रहेगा। जैसे ही -1 की वैल्यू आई, ये -1 पे पहुंच जाएगा। -1.5 x की वैल्यू -1/2 लिया मान लो, तो y की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू -1.5 लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रहेगी। इस तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये आपको बना के दिया हुआ है इसमें। अगर आप ध्यान से देखो नीचे वाले फंक्शन को, अगर मैं इसमें +1 कर दूं मेन पॉइंट्स को छोड़ के, तो नीचे वाला ग्राफ आ जाएगा। मतलब इंटीजर वैल्यू को छोड़ के, जैसे 0.5 है, 9, 1 आ रहा है। यहाँ पे जैसे मान लो हमने 1 को छोड़ दिया, 1 तो 1 ही आएगा, सेम इसमें भी 1 आएगा। 1.2 में यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक ऐड कर देते हैं, तो उस इंटीग्रल पॉइंट को छोड़ के वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा वो फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, मेजरली तो यही है? क्यों? ऐसा कुछ मतलब नहीं है। इसके बाद हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आती है, अगर आपको याद हो, y इज इक्वल टू, सॉरी, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² इज इक्वल टू a²। तो इसके अंदर हमारा एजम्पशन क्या है, ये एजम्पशन ये है कि मेरा सर्कल है, तो ये सेंटर की वैल्यू 0, 0 है और रेडियस a है। ठीक है, और अगर x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², तो इसका क्या मतलब है, जो मेरा सर्कल है उसका सेंटर h और k है और रेडियस a है। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से, सर्कल का इक्वेशन और सर्कल का ग्राफ इस तरीके से हम बनाते हैं। उसके बाद जैसे log x का थोड़ा सा दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। y = log x का अगर हम ग्राफ की बात करें, हालांकि मैंने log x आपको कराया हुआ है, तो उसमें हमने देखा था y = log x। तो जब x की वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है, log x की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कम होती जाती है, log x की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो y = ये log x है, इनफाइनाइट में जाके मीट करता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हमारे पास हमें जो ग्राफ चाहिए वो चाहिए y = mod ऑफ log x। तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये तो यूं का यूं रहेगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? ये y = log x का ग्राफ बन जाएगा। इस टाइप से हम देख सकते हैं। ठीक है, मॉड में जैसे एक दो चीजें sin x में रह गई थी, मान लो जैसे हमने कहा ये sin x का ग्राफ है। ठीक है, इस टाइप से ये, तो मान लेते हैं y = sin x है। अब हमें चाहिए y = mod ऑफ sin x। तो क्या होगा, ऊपर वाला तो यही रहेगा और नीचे वाला भी ऊपर आ जाएगा, और ये तो ऊपर वाला ही रहेगा, नीचे वाला। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, y = mod ऑफ sin x। लेकिन अगर आप बोलो y = माइनस ऑफ mod ऑफ sin x, तो जो चीज ऊपर की तरफ चली गई है वो पूरी की पूरी नीचे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं।
साइन स्क्वायर एक्स का, पहले साइन स्क्वायर एक्स का बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं क्या है, नॉर्मल वाली तो वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, साइन 30 हाफ बनेगा तो कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, ठीक है। तो और 1 का 1 बन जाएगा, तो स्टीप हो जाएगा ग्राफ, बस है। हाँ उसको तो प्लॉट करना है। ऐसे कैसे बनेगा, सेम क्यों बनेगा, कुछ तो चेंज आएगा ही। देख मान ले y इज इक्वल टू हमें साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, ठीक है, ये x है ये y है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू मान ले 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा 1/4, 60 बनेगा √3/2 यानी कि 3/4, 90 बनेगा 1। तो नॉर्मल मान ले मेरे साइन एक्स का ग्राफ ये मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका बना लेते हैं, 0 पे 0 रहेगा, ये मान लेते हैं मैक्सिमम पॉइंट है 1, ठीक है। तो फिलहाल ये मान लो 40, ये 90 है, ठीक है। अब होगा क्या है, 1 पे तो जाएगा ये एम्पलीट्यूड है, हाँ माइनस पे नहीं जाएगा। तो मान लेते हैं ये 45 है, साइन 45 पे कितना होता है वैसे 1/√2, तो हाफ हो जाएगा। तो 45 पे यहाँ पे रहेगा, 60 पे 0.75 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं जाके हो सकता है कुछ ऐसे जाएगा, और तेजी से ऊपर जाएगा, और तेजी से नीचे आएगा, समझे, और तेजी से ऊपर जाएगा और तेजी से नीचे आएगा। हाँ लेकिन x की वैल्यू जैसे हम नेगेटिव पुट करेंगे फिर वो वापस तेजी से ऊपर जाएगा और वापस तेजी से नीचे आएगा, नीचे की तरफ नहीं रहेगा, लेकिन जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, मतलब ग्राफ तो ऐसे गोल गोल जो आप कह रहे हो ना, ऐसे ये रहेगा तो ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं, ऐसे रहे, ऐसे जाएगा, हाँ थोड़ा कर्वेचर शार्प हो जाएगा। क्या नहीं, फ्रीक्वेंसी में क्यों डिफरेंस आएगा, 0 से 90 के बीच में वैल्यूज तो वही लेगा, लेकिन 0 से 90 के बीच में वैल्यूज कम है, तो वो और मतलब ये जैसे ऊपर की तरफ ऐसे बल जो ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, ये ऐसे घटता हुआ जाएगा थोड़ा सा, मतलब जैसे कि ये 45 पे पहले ये यहां आ रहा था, लेकिन 45 पे वो पॉइंट नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। 30 पे ये पॉइंट यहां आ रहा है, तो 30 पे इसका पॉइंट और नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। और ये यही प्रोसेस चलता जाएगा 90 तक, यानी जो 90 वाला लेंथ है वो नीचे नीचे इसके तरफ जाएगा, लेकिन पहुंचेगा यहीं पे, क्योंकि साइन 90 पे 1 तो बनाना ही पड़ेगा ना उसको, थोड़ा हाँ टूवर्ड्स मोर लीनियर, थोड़ा टूवर्ड्स मोर लीनियर, ठीक है। बस प्रीटी मच तो यही है इसके अंदर। अब जो भी इक्वेशन दिए हैं वैल्यूज पुट कर करके, पॉइंट्स प्लॉट कर करके ग्राफ बनाओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होएगा, ठीक है। हैं अच्छा सुनो, मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा लिंक भेजूंगा, कर लेना ज्वाइन, ठीक है, ताकि ये इमेज पूरी इसकी बन जाए। ओके सर, ओके।